नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सभी को RKTC एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का एक विशेष टॉपिक अध्याय 5 और इस टॉपिक का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से ये चैप्टर जो है वो प्रेस है, अर्थात मीडिया, है ना। और आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर जो है ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चों को समझ के बाहर हो जाता है। तो आज हम इस अध्याय को बिल्कुल आसान भाषाओं में समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, इतनी आसान भाषा में कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हाँ सर इतनी आसान भाषा में भी हम इसे पढ़ पाते। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर जो है कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, जिससे कि हम लोग जो विशेष फैक्ट्स देने वाले हैं उसको आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस अध्याय का। तो विद्यार्थी, ये आपको सामने दिख रहा होगा प्रिंटिंग प्रेस, यही है प्रिंटिंग प्रेस, यही है विद्यार्थी, जो कि उस टाइम का था। काफी पुराना आप लोगों को मॉडल दिख रहा है। आज वाले जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है उसे आप देख करके अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस टाइम का प्रिंटिंग प्रेस और आज के प्रिंटिंग प्रेस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट है शुरुआती छपी किताबें से, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में किताब शुरुआती में कैसे छपना स्टार्ट हुआ, कहां हुआ, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स माना जाता है। और बच्चे अक्सर जो क्या करते हैं कि इन टॉपिक से आए हुए प्रश्न को जो है स्किप करके निकल जाते हैं। विश्वास मानिए कि यदि आप इस टॉपिक को सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक यदि आप इसे पूर्ण वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऑलरेडी हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाया जा चुका है और हम जो ये क्लास ले रहे हैं, एक क्रैश कोर्स के अंदर जो है हम क्लास ले रहे हैं। और ये जो मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए क्विक रिवीजन है, कम समय में अच्छे मार्क्स लाने का ये टिप्स है। तो विद्यार्थी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। प्रिंटिंग अर्थात प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, ये ध्यान रखिएगा, चाइना के अंदर जो है दुनिया में सबसे पहली बार जो है प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है। साथ साथ में जापान, कोरिया, ये सभी आपको पता है एशिया महादेश का देश है। तो कई बार आपके एग्जाम में जो है विद्यार्थी ये भी पूछ दिया जाता है, चीन का नाम देगा ही नहीं और आपके एग्जाम में पूछेगा कि किस महादेश में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। तो अब तो आप चीन याद करके जाओगे, वहां आपके एग्जाम में जो है चीन देश से हटा देगा। तो आपको पता है कि चीन, जापान, कोरिया कहां पड़ता है विद्यार्थी? एशिया महादेश का पार्ट है। किस महादेश का पार्ट है? एशिया महादेश का है सर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर प्रिंटिंग की जाना शुरू कर दिया। मतलब कि यहां पे ईस्वी की बात किया जाए तो चीन में 594 ईस्वी में है विद्यार्थी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई।
और ये शुरुआत विद्यार्थी आपको ध्यान में रखना है कि उस टाइम लकड़ी के ब्लॉक आप लोग नहीं समझते होंगे। ब्लॉक जो होता है विद्यार्थी, चाइना में आपको पता है कि चीन के लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। बट हम आपको अल्फाबेट ABCD के ऊपर समझाएं विद्यार्थी, तो ये एक अल्फाबेट का एक ब्लॉक बनता था। जैसे लकड़ी का में गुटका हो गया और इस पर A लिखा है, फिर नेक्स्ट गुटके आएंगे, इस पे B लिखे होंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट गुटके होंगे, इस पे C लिखे होंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी अलग अलग अल्फाबेट के अलग अलग ब्लॉक बनाई जाती थी। और इसे छापने के लिए जैसे आपको कैट लिखना है, कैट नाम का कोई मीनिंग बनाना है, तो इसमें आपको जो है आप तो एक C का ब्लॉक लोगे, एक A का ब्लॉक लोगे और एक T का ब्लॉक लोगे, और ये सभी को एक साथ जो है सजा दीजिएगा। तो यहां से आपको प्रिंट के रूप में क्या बाहर आएगा विद्यार्थी, तो कैट निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से ब्लॉकों के माध्यम से जो है, और शुरुआती दौर में ये ब्लॉक किसके बने होते थे, लकड़ी के, ध्यान में रखिएगा। आगे चलें, उस जमाने में कागज पतले और झिरीदार होते थे। आपको पता है कि कागज की भी आविष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना विद्यार्थी, तो चाइना ही बना। चीन में ही ये सब सारे खोजे गए हैं। और शुरुआती दौर में कागज, आज जो आप कागज देखते हैं विद्यार्थी, जो उसमें थिकनेस थोड़ी सी होती है, आप उस कागज के ऊपर बैक टू बैक प्रिंट कर सकते। बस उस टाइम के जो पेपर हुआ करता था उस पर बैक टू बैक आप प्रिंट नहीं कर सकते थे, मतलब किसी एक ही साइड में जो है आप प्रिंट कर सकते थे। क्यों सर ऐसा? क्योंकि उस टाइम के कागज पतले होने की वजह से और झिरीदार होने की वजह से जो है ये समस्या होती थी। ऐसे कागज पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। कागज के दोनों सिरों को कांटे लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़ करके जो है एकार्डियन बुक बनाई जाती थी। ये ध्यान रखिएगा सर, एकार्डियन बुक तो हम देखे नहीं है। एकार्डियन बुक होता क्या है, चलिए आपको फिगर में यहां देखिए, एकार्डियन बुक छपा हुआ है। आप जो है ब्राह्मण का पतरा उतरा देखे होंगे विद्यार्थी, इसी टाइप से जो है वो खोलते हैं, है ना। ये कार्डियन में क्या होता है कि एक तरफ तो छपा रहेगा, बट इसके बैक साइड में जो है आपको कुछ छपे हुए नहीं दिखाई देंगे। इसके बैक एरिया में आपको छपे हुए कुछ नहीं दिखाई देंगे। जो भी होगा वो फ्रंट एरिया में होगा। बातें समझ में आ रही है ना। तो ऐसे बुक जो होते हैं इसे हम एकार्डियन बुक कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, एकार्डियन बुक क्या होता है, तो वैसा बुक जो कांटे लगा करके और मोड़ करके जो है बनाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि ऐसे बुक का जो पेज होता है, अर्थात जिसे आप लोग कॉपी का जो पन्ना कहते हैं, है ना, वो पन्ना क्या होता है विद्यार्थी, झिरीदार और पतला होने की वजह से ऐसे बुक बनाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस जमाने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी और उन्हें कौन पढ़ता था, है ना। चलिए इनको भी देखते हैं, गौर फरमाइएगा। एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। आपको पता है कि चीन में राजतांत्रिक व्यवस्था था विद्यार्थी। ये शासन का एक रूप होता है। जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं तो उस टाइम आपको यह समझाने का हम प्रयास करते हैं कि शासन के कई रूप होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, राजतांत्रिक शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था, है ना। तो तमाम तरह की शासन व्यवस्था होती है। तो चीन में राजतंत्र था और उस टाइम जो है एकमात्र जो है चाइना ही ऐसा देश था जो प्रिंटिंग और कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा, आप लोग जानते होंगे, सिविल सर्विस परीक्षा भारत में भी अब कराए जाते हैं विद्यार्थी, जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं।
यूपीएससी, मैक्सिमम बच्चे को इसके बारे में पता है, एक संस्था है भारत की जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसी टाइप का विद्यार्थी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे चाइना के अंदर, है ना, द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। सिविल सर्विस एग्जाम लेकर के, पता है हमारे देश में भी यूपीएससी का एग्जाम पास करके लोग जो है आईएएस बनते हैं, है ना, आईपीएस बनते हैं, तमाम तरह के जो पोस्ट होते हैं वहां पे ये होते हैं। चलिए समझते हैं आगे। कह रहा है कि इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था, क्योंकि अब बच्चे को अब एग्जाम लेनी है तो ऑब्वियसली है कि आपको किताब भी छपवाना है, एग्जाम के लिए पेपर भी छपवानी है। तो ये तमाम कार्यों के लिए जो है बड़े पैमाने पर छपाई चालू हो गया था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है जो कि कैंडिडेटों की संख्या तो बढ़ना ही है, उम्मीदवार कहते हैं हिंदी में। इसलिए किताबें छपने की परंपरा, मतलब सॉरी, इसलिए किताबें छपने की रफ्तार भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो क्या केवल विद्यार्थियों के लिए छपाई होती थी? एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स बनता है विद्यार्थी कि उस टाइम सर जो किताब छपता था वो क्या केवल विद्यार्थी ही उसको पढ़ा करते थे या अन्य वर्गों के लिए भी किताब छपता था? तो चलिए उसको समझते हैं। 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा था। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा था। अब यह छपाई व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी जरूरी हो गया था। अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि समय बदलता जा रहा है तो आज हर काम जो है वो डिजिटली रूप से हो रहा है, पेपरलेस हो रहे हैं। बट आज भी बहुत ऐसे काम है विद्यार्थी जो कागज पर ही होता है, वो आपको पता है। और आज से पहले हमारे यहां तो मैक्सिमम सारे काम जो है कागज पर ही होते थे, आज भी हो रहे हैं। इसके अलावा कहानी जैसी किताबें छप रही थी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आने लगे। इससे पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरे होने लगे, क्योंकि दुनिया में एक देश, दुनिया छोड़ दीजिए, एक देश के अंदर विद्यार्थी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। किन्हीं को कहानी पढ़ना शौक है, किन्हीं को कविता पढ़ना शौक है, तो किन्हीं का आत्मकथा पढ़ना शौक है, जीवनी पढ़ना शौक है। तो सब अलग अलग लोग होते हैं शौकीन। खाली समय में पढ़ना एक फैशन जैसा बन गया था। और आपको पता है कि जब किन्हीं व्यक्तियों को कोई नया चीज जब मिलता है तो बड़ा रोचक के साथ वो काम करते हैं। तो अब सोचिए ना कि लोग कभी कागज जीवन में नहीं देखे, कागज पर छपाई कैसे होता है वो जीवन में नहीं देखे, और उनके सामने अगर ये परोस दिया जाए तो आप ही सोचिए कि कितना आश्चर्यजनक होगा। तो लोग जैसे ही खाली टाइम में बैठते थे बस अपना पढ़ना शुरू कर देते थे। और ये पढ़ाई विद्यार्थी जो है फैशन के लिए करते थे, मतलब फैशन सा बन गया था। क्राई की रईस महिला आप लोग जानते हैं ना, जो बड़े घराने की होती है, में भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा। और उसमें से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई थी, मतलब अपने जीवन की गाथाओं का जो है उन्होंने पुस्तकें बनवाई। चलिए, जापान में छपाई कैसे आया? तो ये विद्यार्थी हमने देखा कि चीन के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको हमने बताया था कि चीन में प्रिंटिंग प्रेस कब आया? तो पहली बार 594 ईस्वी। ये ईस्वी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे है विद्यार्थी, जापान में छपाई कैसे आया? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को ध्यान से सुनिएगा। जापान में प्रिंटिंग प्रेस को ले कौन गया? चाइना से। आपको पता है कि चाइना और जापान बहुत नियरेस्ट है। यदि आप विश्व के मानचित्र का अध्ययन किए होंगे तो आप वहां पे देखिएगा कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर विद्यार्थी
चीन और जापान, आपको पता है कि जापान ने चाइना को पराजित भी किया था, है ना। 1931 ईस्वी में जापान जो है चाइना के मंचूरिया नामक क्षेत्र पर क्या किया था, अधिकार भी कर लिया था। यह आपको इतिहास में हम पढ़ा रखे हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 762 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास जापान ले गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि जापान में प्रिंटिंग प्रेस को ले जाने वाला कौन था, तो बौद्ध धर्म प्रचारक ले गए थे। ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, प्रचारक इनको कहा जाता है जो धर्म का प्रचार करते हैं दूसरे देशों में जाकर के, है ना। तो वैसे लोग ही विद्यार्थी, ये एग्जैक्ट ईस्वी आपको नहीं, 768 से लेकर के 770 ईस्वी के बीच में ये जापान ले जाया गया था। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र, यह ध्यान से रखिएगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायमंड सूत्र जो है किस धर्म की पुस्तक है, तो आपको बताना होगा बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जो 868 ईस्वी में छपी थी, जो जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब कौन सा किताब था, डायमंड सूत्र था, जो 868 ईस्वी के आसपास में छपी थी। और यह किस धर्म से संबंध रखता है डायमंड सूत्र, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। कंप्लीट है सभी विद्यार्थियों को यहां तक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। ये देखिए विद्यार्थी, ये डायमंड सूत्र है आपका। कराए कि उस समय पुस्तकालयों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, नहीं, उस समय पुस्तकालयों और किताब की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। और आपको पता है विद्यार्थी की जो हाथ से छपी किताब होती है, मतलब हाथ से जो लिखा गया किताब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी जाती। मतलब आज भी आप लोग देखते हो कि किताब जो है हर किसी चीजों पे लिखा जाता है। अब शिष्टाचार के लिए भी आपको पता है मार्केट में अलग से किताब आते हैं। रसोई में आप कैसे खाना बनाओगे, है ना, कौन सा डिश कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए आज आपको पता है कि इसके लिए तो एक आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, होम साइंस के अंदर, है ना विद्यार्थी। इसके अलावा जो है फूलसाजी, आप लोग आज मेहंदी लगाते हो हाथ पर, तो उसके लिए भी आज आप लोग को किताब लाना होता है। बात सही है या नहीं, बिल्कुल। चलिए, तो इस तरह के किताबें जो है मार्केट में छपने शुरू हो गए थे। तो ये जापान में कैसे गया, चाइना से प्रिंटिंग प्रेस, इसकी कहानी हम लोगों ने देखा। यहां से हम लोग यही देख रहे थे कि जापान में छपाई कैसे आया। तो ये आने का क्रम आप लोग देख लिए कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में ले जाने का काम बौद्ध प्रचारक किए। कब किए, 768 से लेकर 770 के बीच में। और जापानी भाषा में छपने वाला सबसे पुरानी किताब का नाम था डायमंड सूत्र, जो कब छपा था, 868 में। तो ये सब ईस्वी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन हाँ ये सब चीज आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, अब मूल रूप से विद्यार्थी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ बनता है ना, यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ बनता है। यूरोप में मुद्रण का आना, कि यूरोप में मुद्रण, अब यहां पे मुद्रण का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि मुद्रण का यहां अर्थ हो रहा है सर पैसा कौड़ी, बिल्कुल नहीं। मुद्रण का तात्पर्य यहां से हो रहा है विद्यार्थी प्रेस से, मीडिया से, प्रिंटिंग से, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे जो है मुद्रा देख करके जो है वो भाग जाते हैं किसके पीछे, पैसा के पीछे, कि अच्छा मुद्रा माने पैसा होता है। नहीं, बिल्कुल गलत। यहां मुद्रण का तात्पर्य किससे हो रहा है विद्यार्थी जी, तो ध्यान रखिएगा प्रेस से हो रहा है। चलिए, तो यूरोप में कैसे गया प्रिंटिंग प्रेस, अब इसकी कहानी हम लोग समझते हैं। सिल्क रूट, जिसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थी रेशम मार्ग, कौन सा मार्ग कहते हैं विद्यार्थी, रेशम मार्ग कहते हैं सर, रेशम मार्ग कहते हैं, यही सिल्क रूट है। आपको पता है चाइना से चल करके ये कहां जाता था विद्यार्थी,
तो इटली की राजधानी रोम तक जाया करता था, है ना। उस टाइम का ये बहुत चर्चित मार्ग था। अच्छा सर, इसको रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है सर? आपको पता है कि दुनिया में सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन बना था? चाइना बना था। अरे चाइना आज नहीं, ये प्राचीन काल से ही बड़ा आगे है जी। ताश का आविष्कार करने वाला यही है जी, कागज का खोज यही किया जी, प्रिंटिंग प्रेस यही लाया जी, है ना। बहुत सारे काम किया है ये। चाइना का आज नाम नहीं है, बहुत पहले से है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो सिल्क रूट विद्यार्थी जिसे हम कहते हैं रेशम मार्ग, इस रेशम मार्ग के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज कहां पहुंचा? यूरोप पहुंचा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस को चीन से यूरोप ले जाने में किस मार्ग का प्रयोग किया गया था? तो किस मार्ग का? रेशम मार्ग, अर्थात उसे हम कहते हैं सिल्क रूट। क्या कहते हैं विद्यार्थी? सिल्क रूट कहते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा, किस शताब्दी में गया था? 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। जितने भी बातों को हम अंडरलाइन करवा रहे हैं, है ना, आपको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर कहोगे सर क्वेश्चन तो हमसे बना ही नहीं, है ना। तो ध्यान से आप सुनिएगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आ जाइए 1925। देखिए यहां पे गलत डाटा लिख दिया विद्यार्थी, यहां 1295 होगा। कितना होगा विद्यार्थी? 1295। ये ध्यान रखिएगा, 1295 है, 1925 लिख दिया है। देखिए डटवा वही सब है, खाली उल्टा पुल्टा कर दिया है, देख रहे हैं ना, बस उलट पुलट दिया है इसको। तो 1295 कर लीजिएगा इसको। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्को पोलो का, है ना। यूरोप से, ध्यान से सुनिएगा, यूरोप से मुद्रण कला को अर्थात प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप में, सॉरी, चाइना से यूरोप में ले जाने का काम किसने सर्वप्रथम किया था? मार्को पोलो ने किया था, यह ध्यान रखिएगा। तो 1295 ईस्वी में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर कहां पहुंचा? इटली पहुंचा। तो ये लाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस लाइन को आप लोग भूलिएगा नहीं। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे थे। सर ये हम समझे नहीं कि सुलेखक क्या होते हैं और ये कातिब कौन होते हैं ना विद्यार्थी। तो सुलेखक जो होते हैं वो किताब को छापते हैं, लिखते हैं, समझ में आ रहा ना। लिखने वाला, छापने वाला जो होता है वो कौन होते हैं? सुलेखक होते हैं। अच्छा सर कातिब नहीं समझे, कातिब क्या होता है? जो किताबों को सजिल्द करते हैं। सजिल्द मतलब नहीं समझे सर? आप लोग जिल्द लगाते हैं ना किताब के ऊपर, जब नए किताब लाते थे हम लोग बचपन में ना, तो बड़ा शौक से लगाते थे, है ना। खोज खोज करके जो है पेपर रखते थे, कहां गया पेपर जी, है ना, और जो है उसको लगाया करते थे। तो कातिब कहा जाता है जो पेपर को सजिल्द, सॉरी, किताब को सजिल्द करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है पुस्तक विक्रेता क्या देने लगे थे? रोजगार देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि भारी संख्या में किताब बननी शुरू हो गई। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण करना असंभव था, है ना। ऑब्वियसली अब इतना ज्यादा डिमांड हो गया था कि हाथ से लिख लिख करके पुस्तक को कितना प्रोवाइड कीजिएगा, लोगों को मुश्किल में पड़ जाइएगा। इस वजह से जो है प्रिंटिंग प्रेस को लाना अनिवार्य हो गया था। चलिए अब यहां से फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, है ना। यहां से आपको थ्योरी पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी साथ साथ। देखिए आप जब थ्योरी लिख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम इन सारे पॉइंट्स को देखिए, पॉइंट्स बनवा करके लाए हैं, समझ में आ रहा ना। हम ये सारे क्वेश्चन विद्यार्थी आपके लिए टाइप करवाए हैं बड़ा मेहनत से, समझ में आ रहा ना, कि बच्चों को दिक्कत ना हो, दिक्कत उनको ना हो पॉइंट वाइज आप याद करने में। क्योंकि जब हम किसी को चीज को पढ़ते हैं ना, तो एकदम लाइन वाइज होता है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है, इसलिए हमने इसको पॉइंट वाइज करवा दी है ना, कि आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, है ना विद्यार्थी। अब समझते हैं कि गुटेनबर्ग है कौन, है ना, और ये प्रिंटिंग प्रेस पर इसका क्या वर्चस्व रहा था, अर्थात ये कितना इसका योगदान रहा। क्राइक योहान इसके पिता का नाम है। गुटेनबर्ग के पिता का नाम क्या था? योहान। सॉरी, ये पिता का नाम इसका नहीं था। गुटेनबर्ग के नाम में ही योहान शब्द लगा है। योहान गुटेनबर्ग के पिता
व्यापारी थे। समझ में आ रहा ना? कहने का मेरा मतलब है कि गुटेनबर्ग के पिता एक क्या थे विद्यार्थी? व्यापारी थे, व्यापारी थे। और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर क्या हुआ था? बड़ा हुआ था। मतलब इसके पिताजी एक बहुत बड़ा व्यापारी थे और साथ साथ में जो है इनके पिताजी खेती बाड़ी भी किया करते थे, है ना। बड़ी इनकी बड़ी रियासत थी। रियासत समझ रहे हो ना? मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक राजा जो पूर्व के टाइम में जो राज बड़ा करते थे ना, तो उनकी एक रियासत हुआ करता था, बड़ा सा क्षेत्र हुआ करता था, है ना। तो उसी टाइप का जो गुटेनबर्ग के पिताजी का भी था, व्यापारी भी थे। वह बचपन से ही तेल और जैतून, ये ध्यान नोट कीजिएगा कि ये जो गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस जो बनाना यानी कह सकते हैं कि चलाना जो सीखा था वो किससे सीखा था? तो तेल और जैतून पेरने वाली मशीन से ये इसको मतलब जो है कि प्रैक्टिकल हुआ था। बचपन से ही जो है तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी सीखी थी। फिर सुनारी और अंत उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर लिया था। मैंने कह सकते हैं ना कि प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले, यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले जो है गुटेनबर्ग जो है कई सारे काम जो है वो कर रखा था। मतलब ऐसा वो काम किया था ना कि प्रिंटिंग प्रेस को चलाना उसके लिए आसान हो रहा था। तो ये गुटेनबर्ग के लिए ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। थ्योरी पेपर में भी आपको ये लिख सकते हैं। चलिए आ जाइए आगे। कहा कि अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। यहां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन करवा रहे हैं। क्या सर? तो ध्यान से सुनिएगा कि गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस में पहली बार धातु की आकृति, धातु के द्वारा, जैसे अभी ब्लॉक आप लोग को बताया था ना, लकड़ी का ब्लॉक, है ना, उसी टाइप का ब्लॉक ये धातु का बना रहा है। समझ में आ रहा ना? धातु का बना रहा है। चाइना में धातु का ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया गया था, वहां लकड़ी के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए थे। यह ध्यान रखिएगा। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और इससे सबसे पहली जो पुस्तक छपी थी वह कौन सी छपी थी? बाइबिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लो इसको, है ना, ये वीवीआई है। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने जिस पुस्तक की छपाई करी थी उस पुस्तक का नाम क्या था? बाइबिल। आपको पता है गुटेनबर्ग खुद एक ईसाई था विद्यार्थी, है ना। तो ईसाइयों का पवित्र पुस्तक होता है बाइबिल, आपको पता ही है ना। करा कि शुरू में छपी किताबें अपने यहां पे शुरू यहां बोल सकते हैं इसको, शुरू में छपी किताबें अपने रंग रूप में और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसे ही थी। 1440 से 1550 ईस्वी के मध्य यूरोप के ज्यादातर देशों में छापा खाने क्या होने लगे थे? लगने लगे थे। मतलब इस ईस्वी के आसपास जो है विद्यार्थी बड़े पैमाने पर यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बैठना शुरू हो गया था। तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती जा रही होगी, है ना। तो आप लोग जो है केवल बैठ करके वीडियो को खुद मत देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइएगा, है ना। और लाइक तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो हमें ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर और हमें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का अवसर प्रदान होता है। तो विद्यार्थी ये सब आपका काम है, अपना काम स्वयं करते जाइए, हम अपना काम में तो लगे हुए हैं। चलिए यहां पे एक नया शब्द है विद्यार्थी, प्लांटेन। सर ये प्लांटेन क्या होता है? प्लांटेन तो हम समझते नहीं है, प्लेनेट तो समझते हैं सर, प्लेनेट मतलब ग्रह होता है। नहीं, वो प्लेनेट की बात यहां पे नहीं हो रहा है, यहां पे प्लांटेन की बात हो रही है। तो विद्यार्थी क्या होता है, ये लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता है। बोर्ड आप लोग समझते हैं ना, जैसे ये आपका इस टाइप का चौड़ा सा रहेगा और इस पर छोटे छोटे आपको ब्लॉक होंगे, जैसे ए का, बी का, है ना विद्यार्थी, सी का, इस टाइप का जो बोर्ड सरियाया हुआ ये आपका पूरा ये एरिया में, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बोर्ड कहते हैं। तो इस टाइप का जो है प्लांटेन होता है। कराई की लेटर प्रेस छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता है जिससे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में ये इस्पात का बनना शुरू हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मुद्रण क्रांति और उसका असर,
है ना। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रांति। अच्छा, क्रांति का मतलब बहुत सारा बच्चा क्या समझ लेता ना, मारधार। क्रांति बोलते उसको लगता है कि हो गया, है ना, फैटम फैटी हो गया। नहीं जी, यहां पे फैटम फैटी नहीं हो रहा है। क्रांति का मतलब होता है विद्यार्थी, किसी भी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा जब बदलाव होता है तो उसे हम क्रांति नाम देते हैं। आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति का नाम कभी सुने होंगे, याद है, पढ़े हैं, हरित क्रांति। अच्छा, यहां पे क्या हुआ था हरित क्रांति में? कोनो मारूर हुआ था थोड़ी ना। क्या हुआ था? तो कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, जो एम एस स्वामीनाथन लेके आए थे, है ना। भारत में हरित क्रांति का पिता किन्हें कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। अब विश्व में हरित क्रांति का पिता बताइएगा आप लोग? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। किनको कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग मुद्रण क्रांति और उसका असर, है ना, कि मुद्रण क्रांति जब आया तो समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर दिखा। तो देखेंगे, पहला पॉइंट है छापाखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ, है ना। जैसे कि पहले किताब नहीं था तो लोग पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते थे, किताब महंगा होता था, लोग खरीद नहीं पाते थे। इस वजह से जो है पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती थी। जब किताब बड़े पैमाने पर छपने लगे तो एक नए पाठक वर्ग की उत्पत्ति हुई। नंबर दूसरा है छपाई में लगने वाली लागत व श्रम कम हो गया, है ना। मशीन से जब छपाई होने लगा तो उसमें कॉस्ट कम गया, साथ साथ में श्रम शक्ति कम गई। छपाई से किताबों की कीमतें गिरना शुरू हो गया। मशीन से बना हुआ जो वस्तु होता है वो सस्ती होता है हाथ से बने हुए वस्तु की अपेक्षा। इसलिए जो है छपाई से किताबों की कीमत गिरना प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार कीमतों से किताबों से पट गया। पटना का मतलब होता है कि बाजार में इतने किताब आ गए कि अब लोग एकदम आसानी से लोगों के पास उपलब्ध हो जाता है। मतलब आज के दौर में भी आप क्या देखते हो, आप जिस शॉप पे जाते हो किताब लाने के लिए, आपको क्या शॉप वाले क्या बोलते हैं? किताब खत्म हुआ? नहीं, तुरंत किताब आपको मिल जाता। मतलब कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे किताब उपलब्ध होता है। पाठक वर्ग भी वृद्धतर होते गए, मतलब उनकी संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थे, श्रोता कहा जाता है सुनने वाले को, अब वे क्या बन गए? पाठक में बदल गए हैं। पहले जो लोग पढ़े लिखे, कुछ लोग सीमित लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे वो पढ़ाई करते थे, उनकी पढ़ाई को जो गरीब तबके के लोग होते थे वो सुना करते थे, है ना। ये चीजें आज भी जो है हमारे गांव समाज में मौजूद है ना। कुछ लोग जो होते हैं देखते हो उलट सीधा जो है पुल पर बैठ के, है ना, आप लोग गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो ये चीज आप लोग जानते होंगे, है ना। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी। विद्यार्थी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। ये लोगों में एक कह सकते हैं कि डर का माहौल पैदा हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया है तो धर्म के अंदर विवाद उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि धर्म पर कुछ सीमित लोगों का कब्जा था। जिस प्रकार से पढ़ाई पर सीमित लोगों का कब्जा था, उसी प्रकार से धर्म के ऊपर भी सीमित लोगों का कब्जा था। अब ऐसे में जो धार्मिक कब्जा वाले लोग थे उनको डर सताने लगा कि प्रिंटिंग आ गया है तो अब लोगों में अंधविश्वास को दूर करके जो है अब उनमें विश्वास भरा जाएगा। मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि उनके अंदर अब अंधकार का युग समाप्त करके प्रकाश के युग में उन्हें प्रवेश करा दिया जाएगा, जिससे लोगों में अंधविश्वास खत्म हो जाएगी। कराए कि अधिकांश लोगों को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण न किया गया तो विद्रोही एवं अधार्मिक विचार पनपने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा धर्म में लोगों को इन्वॉल्व किए हुए थे कि नहीं सब जो भी कुछ है यही है ना। तो ऐसे में जब लोग इनको पढ़ेंगे किताब, आज लोग आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है आज धर्म को नहीं मानते हैं। आप लोगों में भी ऐसे बहुत सारे होंगे बच्चे जो पूजा पाठ नहीं करते होंगे, है ना। तो ये कैसे हुआ?
ये सारे शिक्षा का ही देन है ना, कि लोग आज इस समय बहुत कम विश्वास करते हैं। आज धर्म में ना विश्वास करके आज लोग विज्ञान पर विश्वास करना शुरू कर दिए हैं, और होना भी चाहिए। आज दुनिया में 90% काम जो है विद्यार्थी ऐसा नहीं कहते हैं कि धर्म मानना नहीं है, आपको मानना तो है ही। कराए कि धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग ने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया, है ना। कुरीतियां किसे कहते हैं? खामियां को। जब किसी के अंदर खामियां होती हैं तो उसी को कुरीतियां कहते हैं। तो ये थी विद्यार्थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे, यहां पे मां लिखा है, प्रिंटिंग हो गया है, यहां पे तजुर्बे होगा। टेस्टामेंट में लूथर के तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया एवं और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। जो चर्च जो थे वो दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक कैथोलिक का, दूसरा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वाले जो है थोड़ी अमीर लोग थे, प्रोटेस्टेंट वाले थोड़ा गरीब थे। धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इक्विजिनियस आरंभ किया। 1558 ईस्वी में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित कर दी। वैसे किताब जो बाजार में नहीं लानी थी, उस किताब को जो है 1558 ईस्वी में लागू कर दिया गया। पढ़ने का जुनून, अब लोगों के अंदर जो है पढ़ने का जुनून कैसे आता है? 17वीं और 18वीं सदी के मध्य यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर तो 60 से 80% तक पहुंच चुका था। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें मार्केट में हो गई, क्योंकि लोग उस टाइम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई लोग नहीं करते थे, है ना। आज तो मतलब एग्जाम देना है, ये बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, तो ये एग्जाम की तैयारी करो, वो एग्जाम की तैयारी करो, तमाम तरह की एग्जामें होती हैं। उस टाइम लोग जो है शौक से किताब पढ़ा करते थे, है ना। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्क शास्त्रियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाते थे। किसी भी नए आइडिया को अब तक अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थी, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। ये मुद्रण अर्थात प्रिंटिंग जो है फ्रांसीसी क्रांति को कहां तक प्रभावित किया था, इस पर भी थोड़ा हम लोग गौर करते चलेंगे। शायद आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हो गई। मतलब बहुत सारे इतिहासकार का कहना था कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से ही, है ना, यूरोप में जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का कदम पड़ा, उसका प्रभाव ही फ्रांसीसी क्रांति, उसी के प्रभाव जो है फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है। क्रैकिन में से कुछ कारण निम्नलिखित है। पहला है छपाई के चलते विचारों का प्रसार हुआ। ऐसे आप अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाओगे? इम्पॉसिबल। अब हमारी क्या विचार है आप तक पहुंचाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा। या तो हम पुस्तक का सहारा लें, साहित्य का सहारा लें, या तो विद्यार्थी हम पत्रिका का सहारा लें, या फिर आज तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तो आज बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों का लोग आदान प्रदान करते हैं, प्रसार करते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम में ये सोशल मीडिया थी नहीं, तो एकमात्र साधन इनके पास था पत्र पत्रिका। इन्हीं के माध्यम से वो अपने विचारों का प्रसार कर सकते थे। तो छपाई आने के कारण जो है विद्यार्थी विचारों का प्रसार हुआ। चलिए ध्यान से देखिएगा, विचारों का प्रसार उनके लेखन ने परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की
आलोचना किया। अभी जस्ट हमने कहा कि जो लोग अंधविश्वास में जी रहे थे, अब लोगों में विश्वास जागना शुरू हो गया था, है ना विद्यार्थी। निरंकुशवाद, निरंकुशवाद समझते हो ना, जिस पर किसी का अंकुश ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। और आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बखूबी यह बात पता होगा कि फ्रांस में निरंकुश शासन ही चलता था। लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां सब क्या था, सब तो निरंकुशवाद का ही परिचायक था ना विद्यार्थी। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया। अब जो है यहां पे कोई धर्म के आधार पर देश नहीं चलने वाला है, अब विवेक के आधार पर देश चलने वाला है ना विद्यार्थी। मतलब कि अब लोगों के अंदर बुद्धि जागृत हो रही है, अब लोग धर्म उन पर विश्वास कम कर रहे हैं, है ना। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला किया गया। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। लोगों के बीच में जो वाद विवाद की टकराहटें होती थी, है ना, उसको जो है समाप्त किया। नेक्स्ट है आपको 19वीं सदी। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया। इससे पाठकों का एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिसमें बच्चे, महिलाएं और मजदूर शामिल थे। बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि ऐसा पुस्तक ले आओ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको वो पढ़ ना पाए, और यदि पढ़ लें तो उनकी मानसिक पर कुछ गलत प्रभाव पड़े। बातें समझ में आ रही है ना। तो इसको ध्यान में भी रखा गया था। लेखकों के द्वारा इन बातों को बखूबी ध्यान में रख करके किताब बनाई, छापी गई थी। तो बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्वता को, दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें लिखी जाने लगी। कई लोक कथाओं को बदल कर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से क्या कर सके, समझ सके, मतलब आसान भाषा में एक तरह से कह ले। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई और इससे उनका महत्व और क्या हो गया था, बढ़ गया, है ना। महिलाएं जो है पाठिका मतलब पढ़ने वाला, या अभी तक तो पढ़ रहे थे, लेकिन मुद्रण को आने से जो है अब वो क्या बन रही है, लेखिका बन रही हैं, राइटर बन रही हैं, है ना। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय 17वीं सदी में ही प्रचलन में आ गए थे। अब उस तरह के पुस्तकालयों में व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे थे। व्हाइट कॉलर मजदूर समझ रहे हो ना, मतलब इंग्लैंड वाले हो गए व्हाइट कॉलर, दस्तकार वगैरह, ये सब जितने भी लोग थे सब एक जगह बैठ करके अब यहां पे अड्डा जमाने लगे थे। प्रिंट तकनीक में अन्य कई सारे सुधार आए, चलिए उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक सख्ती से चलने वाला बेलनाकार प्रेस बना लिया था। अब विद्यार्थी यहां अभी तक जो है हाथ से चलाए जा रहे हैं, है ना। प्रिंटिंग प्रेस को किससे चलाए जा रहे हैं, हाथ से। अब यहां पे न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिचर्ड एम हो, है ना। ये 19वीं सदी तक आते आते जो है ये सख्ती से चलने, मतलब विद्युत से चलने वाला जो है ये बेलनाकार प्रिंटिंग प्रेस बना लिया था। इस प्रेस से एक घंटे में लगभग 8000 पेज की छपाई की जा सकती थी। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी। ये इंपॉर्टेंस आपका है ना, कि जो पहली जो कह सकते हैं कि कलर प्रिंटिंग वाला जो मशीन आया वो कौन सा था, वो उसका नाम था ऑफसेट प्रिंटिंग। 20वीं सदी के आते ही बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे थे। इससे छपाई के काम को और क्या हो गया, तेजी कर दिया गया। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ जिससे छपी हुई सामग्री का रूप ही बदल गया। अब विद्यार्थी किताबें बेचने के लिए नए तरीके, मतलब जो है कि किताब बिकेगा कैसे, इसके लिए जो है अब कुछ नए नए तरीके भी जो है अपनाए जाएंगे। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। धारावाहिक आप लोग समझते हो ना, जिसे आप लोग आज क्या बोलते हैं, धारावाहिक को वो सब देखते हैं ना महिलाएं, क्या देखती हैं,
आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। इससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जाती थी कि कहानियों को जब आप पढ़ते हैं तो जब एंड में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये कहानी बहुत दिलचस्पी थी, थोड़ा और लिखा होता। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप लोग जो है कई सारी ऐसी मूवियां देखी होंगी आप लोग, जिसमें क्या होता है कि एक पार्ट जब वो खत्म होता है ना, तो उसका दूसरा पार्ट के लिए लोग इंतजार करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे मूवी होंगे, आपके देखते होंगे आप लोग, तो पता होगा। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को शिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 के दशक की महामंदी, यहां पे दशक की बात हो रही है विद्यार्थी। आपको पता है कि 1929 ईस्वी में महामंदी आया था, पता है ना? तो यहां 1930 का इसको दशक आप ले सकते हैं ना, तो बिल्कुल सही। 1930 के दशक की महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपर बैक संस्करण निकाला गया, जो कि सस्ता हुआ करता था। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंस बात आया है, भारत का मुद्रण संसार। मतलब कि भारत में मुद्रा का विकास कब से हुआ और इसका श्रेय किसे जाता है, ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न श्रेणी भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। हमारे यहां कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, है ना? और उस टाइम भारतीयों के पास इतनी कह सकते हैं कि कला नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, बहुत तरह की कमियां थी हमारे यहां, जिस वजह से जो है ये सब हम लोग खोज नहीं पाए थे। तो भारत में हम लोग ये संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि से ही हम लोग काम चला रहे थे। हमारे यहां ये सब कुछ नहीं था। पांडुलिपियां किस पर लिखा जाता था विद्यार्थी? ताड़ के पत्ता पर। किस पर लिखा जाता था? ताड़ के पत्ता पर, या हाथ से बने कागज पर लिखे जाते थे, पर नकल कर बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि किताब को सुरक्षित रखने के लिए। आप किताब को सुरक्षित क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका उम्र बढ़ जाए। उम्र बढ़ना का तात्पर्य हुआ ज्यादा लंबे समय तक वो चले, है ना, जल्दी वो डिस्ट्रॉयड, मतलब कह सकते हैं कि खराब ना हो, फटे नहीं। फटना एक सिंपल सी बात कहें तो कराए कि पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थियों आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। बंगाल के अंदर जो है पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत थी विद्यार्थी, बट वहां पे बच्चे जो है किताब नहीं पढ़ा करते थे, है ना, ये ध्यान रखिएगा, किताब नहीं पढ़ते थे। कराए कि गुरु अपनी यादाश्त से किताबें सुनाते थे। यादाश्त जिसे आप लोग कहते हैं स्मरण, है ना, उसके माध्यम से जो है बच्चों को वो सुनाया करते थे, और विद्यार्थी क्या करते थे, उन्हें लिख लेते थे। किताब उताब उनके पास होता नहीं था। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। चलिए अब समझते हैं पांडुलिपि। आपको पहले ही समझा चुके हैं। हाथों से लिखी पुस्तकों को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ये देखिए विद्यार्थी, इस टाइप का होता है पांडुलिपि। देख लिया आप लोग? हाँ, हमने आपको चित्र भी तो सब लगवा दी है कि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सब साथ में देखते चलेंगे। कराए कि इसके प्रयोग की सीमाएं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। किताबों की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। ये तो बात सत्य है ना? इतना डिमांड हो गया था कि पांडुलिपि से कहां पूरा होने वाला है। नकल उतारना बेहद खर्चीला हो गया था। समय अधिक लगना, मांग पूरी ना होना, है ना। अब किसी का आप नकल कीजिएगा तो कितना नकल कीजिएगा? एक है जो कि मशीन से निकाल दिया फटाफट, है ना, 100 पेज, और 100 पेज को आप नकल करने में बताइए कितना समय लगेगा। तो इसमें समय अधिक लगता था, मांग भी पूरा नहीं होता था। ये बहुत नाजुक होती थी, है ना, मतलब फटने उठने का ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें होता था। रख रखाव में लाने ले जाने में मुश्किलें आती थी। उपयुक्त समस्याओं की वजह से है ना, उनका आदान प्रदान मुश्किल हो गया था। मतलब आप किसी को जल्दी दे नहीं सकते थे,
अब देते तो फट उठ जाता। ये तमाम समस्याएं थी ये पांडुलिपि के अंदर। कागज क्योंकि हल्का होता था, अब तार ऊपर लिखा हुआ होता था तो कितना मजबूत रहेगा, है ना। करा कि मुद्रण संस्कृति का भारत आना, चलिए इसको समझते हैं। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लाए थे। ये आपको अंडरलाइन कर लेनी है पूरी, है ना। ये बातें जो है आपको अंडरलाइन कर लेनी है विद्यार्थी, है ना। बिल्कुल आपको यहां पे बता दे रहे हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना विद्यार्थी। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल कहां आया? भारत में गोवा, है ना। गोवा के जो पुर्तगाली थे वो लाए थे, ठीक है, धर्म प्रचारक। 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 ईस्वी में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक भी छापी थी। जेम्स अगस्टस हिक्की, जिन्हें हम लोग कहते हैं जेम्स हिक्की के नाम से जानते हैं, भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन इन्होंने करी थी। बाल गंगाधर भट्टाचार्य, ध्यान से यहाँ पे बाल गंगाधर नहीं बल्कि गंगाधर भट्टाचार्य जी हैं, वो तो बाल गंगाधर तिलक एक थे, है ना। बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किए थे। ये ध्यान से सुनिएगा, ये बंगाल गजट के संपादक का नाम पूछेगा तो आप कहिएगा जेम्स हिक्की का, जबकि इसका प्रकाशन किसने किया था तो गंगाधर भट्टाचार्य ने किए थे। बंगाल गजट की पहला भारतीय अखबार था, यह भी ध्यान रखिएगा। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था या प्रकाशन शुरू किया था। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, भारत में भी इसके लिए धर्म सुधार की चर्चाएं होने लगी थी, सार्वजनिक बहसें भी होने लगी थी जब प्रिंटिंग आया भारत में। तो प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद मिली। लोग कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना करना शुरू कर दिए, है ना। जब तक हम किसी चीज को पढ़ते नहीं ना तब तक जो है हम अंधविश्वास में जीते हैं, और जब उसको हम पढ़ लेते हैं तब हम उसको विरोध करना शुरू कर देते हैं। आज इतना चीजों का विरोध होता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, जान रहे हैं। 1821 ईस्वी से राजा राम मोहन राय, इनका तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ा मोस्ट इनका ये पत्रिका का नाम है, करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। रूढ़िवादी समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराने विचारधाराओं के साथ जीना। पुराने विचारधारा के साथ जीने वाले जो लोग होते हैं ना, धारा के साथ जीने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं, है ना। पुराने लोग जो होते हैं, आज भी देखते हो गांव में जो आज वाले लोगों को बहुत कम पसंद करते हैं, पहनावा ओढ़ावा देख करके जो है उनको ये वो करते रहते हैं, तो वो रूढ़िवादी होते हैं। चलिए आगे। क्योंकि इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका क्या किया था? निकाला था। 1810 ईस्वी में कोलकाता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस छापा गया। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस था वो पुस्तक 1810 में छप रहा है कलकत्ता के अंदर। 1880 ईस्वी के दशक से लखनऊ के नवाब नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों का छापना शुरू किया था। इस तरह से प्रिंटिंग के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गई थी। इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से में के लोगों तक भी पहुंचने लगा था। इससे लोग एक दूसरे के करीब आने लगे थे, है ना विद्यार्थी। आज हम लोग जो है विदेशों का समाचार भारत में सुनते हैं, है ना, कि अमेरिका में कौन बने राष्ट्रपति, सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं। एक दौर था कि लोगों को कौन किस देश का राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है,
कुछ पता होता था? कुछ भी नहीं पता होता था। और आज जो है अमेरिका में वहां पे चुनाव जीतते हैं और यहां इंडिया में लोगों को राताराती पता चल जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो बदल गए। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये सब किसकी देन है विद्यार्थी? ये सब मुद्रण का ही देन है, प्रिंटिंग का ही देन है ना, मीडिया का देन है। चलिए आपसे एक सवाल है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना विद्यार्थी। आपसे सवाल है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता है? किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। बताइएगा किस आर्टिकल के अंदर है? संविधान की किस आर्टिकल, अर्थात अनुच्छेद कहते हैं आर्टिकल को हिंदी में। मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया? अब समझते हैं मुस्लिम पर इसका क्या इफेक्ट हुआ है। आ जाइए। 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जाम ए जहान नामा और दूसरा था शमीसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बंबई समाचार। उत्तरी भारत के उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू कर दिए थे। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले थे, है ना, ये पत्रिका के टाइप के ही कुछ होता है। देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई। इस सेमिनरी ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजारों हजार फतवे छापने शुरू कर दिए थे। फतवे ये मुस्लिम धर्म का कुछ होता है। प्रकाशन के नए स्वरूप। शुरू में भारत के लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास ही पढ़ने को मिलते थे, क्योंकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, तो यूरोप का ही उपन्यास वगैरह जो है हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे। ऑब्वियसली अब जहां के वो होगा वहीं का तो परिवेश में लिखाएगा ना। अब भारत के लोग अगर उपन्यास लिखेंगे तो कोनो अमेरिका के परिवेश में थोड़ी ना रह के लिखेंगे, भारत में ही लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ के लोगों को उन उपन्यासों से तारमय नहीं बैठता था। यहाँ पे बैठना होगा, बैठ पाता था या बीठ पाता था, समझ में आ रहा ना। तारमय का मतलब होता है मैच नहीं करता था विचारधारा, पढ़ने में मजा भी नहीं आता था। बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। ऐसे उपन्यासों के चरित्र और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे। लेखक की नई नई विधाएं भी सामने आने लगी थी, जैसे कि गीत, लघु कहानियां, राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर निबंध इत्यादि। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप लेने लगी थी या ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगे थे। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों का अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा था। 1870 आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे थे, है ना, कार्टून भी छपने लगे थे। पहले मैगजीन आता था विद्यार्थी, साप्ताहिक मैगजीन आता था, वो बिल्कुल जो है मतलब चंपक नाम का एक मैगजीन आता था, उसमें बहुत सारे कार्टून होते थे। वो सब हम लोग जो खरीदते थे ना, मूल रूप से कार्टून देखने के लिए खरीदते थे। अब बड़ा मतलब रोचक होता था कार्टून। तो पत्रिका और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे थे। ऐसे कार्टून तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे। आज भी देखते हो अखबार में जो है कार्टून में जो है आपको, जब हमारे देश में महंगाई वगैरह बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो देखते हो कार्टून बनाकर दे देता है प्रधानमंत्री अपना, मोदी जी का, इधर नीतीश कुमार जी का, मिला जुला करके सबको कार्टून बना देता है लोग। चलिए आगे, प्रिंट और महिलाएं। प्रिंट का महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ा? ऐसा क्या आपको लगता है कि प्रिंट आने से जो महिलाओं के साथ जो बहुत ज्यादा शोषण होता था, क्या अब महिला भी जो है इन पर कुछ काम करना शुरू करेंगी, है ना। कराई की जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहने, जॉर्ज इलियट आदि के लेखक ने लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी।
महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी थी। मतलब कि महिलाओं के जिंदगी पर, है ना, लिखना प्रारंभ कर दिए गए थे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, महिलाओं का जो समाज में शोषण होता था, है ना विद्यार्थी, उनका बड़ा बारीकी से जो है लिखना लोग शुरू कर दिए थे और महिलाओं तक ये पहुंचाया जाता था, जिससे कि महिला पढ़ें तो उनके अंदर जो है एक समझ विकसित हो और वो जो शोषण के शिकार हो जाते हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठाएं। बातें समझ में आ रही है ना। आज भी आपको पता है हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं जो है विद्यार्थी शोषण के शिकार होते हैं, है ना। कला लिखी जाने लगी थी, इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। अब मिडिल क्लास के जो लोग होते थे उनकी महिलाएं अब पढ़ना प्रारंभ कर दी थी। 1876, ध्यान से सुनिएगा, 1876 में रसा सुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन प्रकाशित हुई थी। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया था। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार में लिखी थी। स्त्री धर्म विचार एक पुस्तक लिखे थे। ये कौन? राम चड्ढा। 1871 में ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखे थे। प्रिंट और गरीब जनता, प्रिंट आने से गरीब जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, क्या इससे गरीब जनता लाभान्वित हुए भी या नहीं हुए, उनको समझते हैं। कराई की मुद्रा के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें क्या कर सकें? खरीद सके, है ना विद्यार्थी। आज भी गरीब लोगों का जो खरीदने का जो जगह होता है वस्तुओं का, आप लोग देखते हैं छोटे मोटे दुकान में या खरीद लेते हैं या फिर ठेले पर से सामान खरीदते हैं, है ना। आज गरीब लोगों की इतनी हैसियत नहीं हमारे देश में कि जाकर के बड़े बड़े मॉल में खरीद पाए, है ना। चलिए विद्यार्थी, उस टाइम भी यही हालात था। 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। अब पाठकों के लिए विद्यार्थी नए संसाधन लोग जुटाना शुरू कर दिए, पुस्तकालय बनाना शुरू कर दिए। उस पुस्तकालय में विभिन्न तरह की पुस्तकें रखनी शुरू कर दी, जिससे कि लोग वहां आए और वो किताब वहां से लेकर के पढ़ पाए, जिससे कि उनके अंदर जो है ना, ज्ञान का संचार हो। कानपुर के मिल मजदूर कांसी बाबा ने 1938 ईस्वी में छोटे और बड़े का सवाल लिख और छापकर जातीय एवं वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझने की कोशिश की थी। प्रिंटिंग और प्रतिबंध, अब थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं विद्यार्थी कि प्रिंट को प्रतिबंध किस रूप में किया गया था, प्रतिबंध कौन किया था भारत में, इनको भी थोड़ा देखते हैं। 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वो वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की क्या करते थे? आलोचना करते थे। किस ईस्वी से पहले विद्यार्थी? 1798 से पूर्व भारत में जो उपनिवेशी शासक थे, उपनिवेशी शासक किसको कहा गया है? भारत में उपनिवेशी शासक किनको कहेंगे? अंग्रेज को कहेंगे। तो भारत में अंग्रेज जो थे विद्यार्थी, प्रेस पर 1798 से पहले बहुत ज्यादा सेंसर नहीं लगाते थे। समझ में आ रहा है ना? मतलब सेंसर का मतलब होता है रोक लगाना, है ना। बहुत इस पर गंभीरता से इसको नहीं लिए थे। अब प्रिंट चल रहा है तो चल रहा है, चलने दो, क्या दिक्कत है। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते भी थे तो भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेज पर लगाए जाते थे जो कि
कंपनी के कुशासन की आलोचना करता था, मतलब कंपनी जो अत्याचार करता था लोगों पर उसी का वो आलोचना करता था। समझ में आ रहा ना। और ये दूसरा कोई नहीं थे, ये छापने वाले कौन होते थे विद्यार्थी? अंग्रेज लोग ही हुआ करते थे। समझ में आ रहा ना। और अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही वो आलोचना मतलब तंज कसते थे। 1870 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा था, क्योंकि इस क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया विद्यार्थी? ईस्ट इंडिया है ना, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शासन किसका चालू हो गया था? तो हम कह सकते हैं ताज का शासन शुरू हो गया था। किसका शासन शुरू हो गया था विद्यार्थी? ताज का। ताज कहने का मतलब हो गया राजा का सीधा नियंत्रण हो गया था भारत में, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में अंग्रेजों का 2 फेज में शासन है, जब वो पढ़ेंगे तो आपको वहां क्लियर करेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन, अर्थात ताज कहते हैं उसे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये ध्यान रखिएगा, 1878 ईस्वी में कौन लाया था विद्यार्थी? याद है आप लोगों को? लॉर्ड लिट्टन। कौन लाया था? लॉर्ड लिट्टन लाया था। लॉर्ड लिट्टन लाया था। लॉर्ड लिट्टन उस समय का वायसराय था, भारत का वायसराय यही है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, जो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? तो प्रेस से है, प्रेस को प्रतिबंधित से, प्रेस को प्रतिबंधित से, बंधित से, है ना, याद रखिएगा। इस कानून ने सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकूत शक्ति प्रदान की थी। अकूत का मतलब इतनी ज्यादा शक्ति मिल गया था, है ना, इस एक्ट को, कि मीडिया को बिल्कुल क्या कर दो, एकदम सेंसर लगा दो, है ना। जो भी कंपनी के विरुद्ध में कोई छापता है, समझ में आ रहा ना, तो सबको क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। यदि आपको ध्यान में रखना ये भी बातें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने वाला एकमात्र पत्रिका कौन था? कोई बताएगा हमको? तो वो पत्रिका था विद्यार्थी अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। इस पत्रिका का संपादक कौन थे विद्यार्थी? शिशिर कुमार घोष जी थे। कौन थे विद्यार्थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जी थे। शिशिर कुमार घोष जी थे, है ना, ये संपादक थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे? संपादक। संपादक थे, इन्होंने ही संपादन किया था अमृत बाजार पत्रिका का। और एक लौता ये बाजार पत्रिका था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बच गया था विद्यार्थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस पत्र को मतलब जो है प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था, मतलब मूल रूप से किस पत्र पर बैन लगाने के लिए लाया गया था ये कानून? तो आपको ध्यान में रखना होगा सोम प्रकाश। कौन सा प्रकाश विद्यार्थी? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश एक पत्रिका था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, बड़ा क्रांतिकारी पत्रिका था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये पत्रिका का संपादन किया गया था, सोम प्रकाश पत्रिका का। और इसी पत्रिका को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड लिट्टन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस 1878 में आया। ये तो बंद हुआ ही, और इसके चपेट में भारत में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस चल रहे थे सबको बंद कर दिया गया। और ये अमृत बाजार पत्रिका कैसे बच गया सर? तो इसका बचने का पीछे कारण एक ही था ना, कि रातों रात जो है अपनी भाषा ही बदल दिया। जब इसको पता चला कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का छापा पड़ने वाला है, तो ये राताराती अपना क्या बदल दिया? भाषा बदल दिया, है ना। और भाषा बदलने के कारण जो है ये बच गया था। तो इतना सभी बच्चा को याद रहेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, याद कर लिए होंगे तो। चलिए, बस छोटा सा है अब। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी ही संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए। ये आपको प्रतिबंधित करने के लिए जो एक्ट लाया गया था विद्यार्थी, प्रिंट को प्रतिबंधित करने के लिए मूल रूप से
हमारे देश में 1878 में वर्नाक्यूलर लाया गया था? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो विद्यार्थी आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये प्रेस को हमने बड़ा बढ़िया से समझाया है, इसको आप लोग एकदम, अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता है ना विद्यार्थी, तो इसे आप 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन हाँ एग्जाम में जाने से पहले एकदम इसको देख लेना है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको जब भी वीडियो डले इस चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू विद्यार्थी जी।